2027 से देश भर में पूरी जाति जनगणना की शुरुआत होने वाली है और बिहार राज्य, वेस्ट बंगाल के साथ साथ जो आने वाले चुनाव है वहां भी जाति जनगणना के इर्द गिर्द ही घूमेंगे। जिसकी जाति उसकी विधायक, उसकी संसद, उसके मुख्यमंत्री और या हो सकता है कि आने वाले समय में उनके प्रधानमंत्री भी। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। स्वर्ण महासभा फाउंडेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत हो चुकी है और जमशेदपुर के नीतिकार, तर्क नीति एवं सभी विषय में बेवक अपनी बात रखने वाले धुरेंद्र त्रिपाठी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है स्वर्ण महासभा फाउंडेशन ऑफ इंडिया का। इसकी शुरुआत कैसे करके हुई और इसमें कौन कौन टीम है, खास करके नेशनल लेवल में? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहला ही जो बल्लेबाजी किया तो उस पर छक्का लगाया। राष्ट्रीय टीम में हमारे संस्थापक संरक्षक आदरणीय गजेंद्र मणि त्रिपाठी और सह संस्थापक हमारे ठाकुर ओपी सिंह हैं, ओम प्रकाश सिंह। और ये ओम प्रकाश सिंह जी मुंबई में हैं, मुंबई में रहते हैं, और गजेंद्र मणि त्रिपाठी जी लखनऊ में हैं। हमारा राष्ट्रीय कार्यालय भी गोमती नगर लखनऊ में ही है। झारखंड में इसकी कहाँ कार्यालय रहेगी? झारखंड में कैसे करके लोग जुड़ेंगे? झारखंड में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी समिति है और हम लोग 2018 से लगभग संघर्ष कर रहे हैं। हमारी संघर्ष का सूत्रपात हुआ था जब आदरणीय गोयल, जस्टिस गोयल ने एक वर्डिक्ट दिया था जो हमारी चेतना का काल था। एट्रोसिटी एक्ट के तहत एक विषय था सुप्रीम कोर्ट में, उसके खिलाफ उन्होंने एक वर्डिक्ट देते हुए कहा कि ऐसे केसेस में जो जाति सूचक के नाम पर लोगों का उत्पीड़न, प्रताड़ना, शोषण होता है, लोगों को झूठ मूठ के केसों में फंसाया जाता है, इसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में एक केस था और उसके जस्टिस थे, उन्हीं के बेंच में था गोयल सर। उन्होंने अपने वर्डिक्ट में कहा कि हाँ ये बातें सत्य है, उसको स्वीकार किया और नैसर्गिक न्याय की बात की उन्होंने। नैसर्गिक न्याय मतलब होता है जो नेचुरल जस्टिस जो है, हर किसी को मिलना चाहिए और हर किसी व्यक्ति को उस पर समान अधिकार है, और इसी तहत उनका जो जजमेंट था उन्होंने कहा कि यदि ऐसे केसेस आते हैं जो जाति सूचक के नाम पे आते हैं या प्रताड़ना के नाम पर आते हैं या वर्ग के प्रताड़ना के नाम पर आते हैं, तो वैसे केसेज में एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी हो जिसमें कम से कम डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस उसका नेतृत्व करे और एक टाइम बॉन्ड पीरियड में, यानी कि 7 दिन के अंदर में जांच करके अपना प्रतिवेदन दे। वो व्यक्ति यदि सचमुच में विक्टिम है, शोषित है, प्रताड़ित है, तो उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन यदि झूठ है तो उस केस को निरस्त कर देना चाहिए। तो उसी को ग्राउंड लेके आपने स्वर्ण महासभा फाउंडेशन नहीं, तो इसका उससे क्या रिलेशन मैं बता रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ कि इसके खिलाफत में पूरी व्यवस्था जो है, जो जातिगत रूप से इस देश का आज दोहन कर रही है, खासकर वैसे लोग जो अंतिम व्यक्ति की बात नहीं करते हैं उन जातियों में। नहीं तो आप एक उदाहरण दूं कि 78 साल में यदि शोषित और पीड़ित वर्ग का उद्धार नहीं इस देश में हो पाया, वो हमारे समानांतर नहीं आ पाए सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, तो हम कहेंगे कि ये तो नीति ही गलत है जो आरक्षण के नाम पर दी गई और एट्रोसिटी एक्ट के नाम पर दी गई। क्योंकि दोष कहाँ आया? उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी के नेतृत्व में 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद कॉल किया गया और 26 निरीह लोगों की हत्या की गई बंद के नाम पर। कि ये जो इंटरफेरेंस है जस्टिस ऑफ इंडिया का वो गलत है, इसको तुरंत कानून बना करके रद्द किया जाए। और हमारी भाजपा नीत मोदी जी की सरकार इसके आगे झुकी और उन्होंने 18A अमेंडमेंट लाया संसद में। वो दिन हमारे लिए काफी ही चिंतन का विषय था, क्योंकि अभी तक हमारा समाज चिंतन करता था, आज हम चिंता की स्थिति में हैं। तो आपका काम क्या है कि आप वेलफेयर करेंगे कि राजनीतिक में जाएंगे कि विरोध करेंगे? पहला नंबर तो हम किसी का विरोध करने नहीं जा रहे। हमारे पास चुनौती है सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, विशेष करके राजनीतिक रूप से और
सांस्कृतिक रूप से भी। और हम विरोध की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपने हक और हुकूक की बात करें। थोड़ा सा डिटेल्स में आपको समझाना चाहूं। इस देश की 140 करोड़ की आबादी है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि यदि हम सवर्ण है तो हम कौन है इस देश में? हम कैसा नागरिक है इस देश में? हम द्वितीय दर्जे का नागरिक हैं, क्योंकि न हमें पार्टीगत हिस्सेदारी मिली है और न ही हमें संवैधानिक रूप से सुरक्षा मिली हुई है। और हम मुगलते में इतने वर्षों तक 78 साल तक जीते आए कि अयम निजः पूर्वेति गरानाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हम ही ने पढ़ाया है लोगों को कि संघे शक्ति कलिजुगे, लेकिन आज हमें संगठनहीन करके हमारे अस्तित्व प्रश्न खड़ा कर दिया गया है। धीरे धीरे हमारा अस्तित्व खत्म हो रहा है, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक रूप से हम कहीं नहीं है। हमारे लिए न सामाजिक सुरक्षा बची है और न ही राजनीतिक सुरक्षा बची है। तो इसलिए हमारा संघर्ष जो है वैचारिक से जरूर आरंभ हो रहा है, लेकिन सिर्फ हम रचनात्मक आज सोचने के लिए नहीं है। जरूरत होता है तो हम आंदोलनात्मक भी होंगे। बहुत बड़ी लड़ाई है। 2-4 लोगों को अध्यक्ष बना देना, संस्थापक बना देना, क्या गारंटी है कि वो अपनी बात को सही माध्यम से पहुंचा सके? इसके लिए कितने लोगों की जरूरत है इस संगठन में जुड़ने की? आपकी बातें 200% सत्य है, लेकिन आज जिस चौराहे पर हम खड़े हैं, हम एक बात जरूर जानते हैं कि जब भी संघर्ष हुआ है, आज़ादी की लड़ाई के समय भी देश की आबादी 30 करोड़ थी, लेकिन लड़ने वालों का नाम आप अंगुली पर गिन सकते हैं। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिस्मिल, करतार सिंह सरबा, ऐसे बैकुंठ शुक्ल, ऐसे लोगों का नाम आप गिन सकते हैं। 30 करोड़ लोग नहीं लड़े थे। तो आज यदि लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास जो है वो ताकत है, सोच है, विरासत है। मंगल पांडे ने यदि पहली गोली चलाई और पहली गोली खाई तो इसके प्रति, इसके विषय में वो एक डीएनए था। हमारा ये डीएनए आज सुषुप्त अवस्था में है, केवल हमें नॉक करने। दूसरी बात, आपने बहुत ही मार्केबल पूछा कि नेपथ्य में लोग हैं। नेपथ्य में नहीं है, नेपथ्य में किया गया है। किनके द्वारा? इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत मर्माहत हूं। नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम अपने लोगों के बीच के विषय में ये प्रश्न उठा रहा हूं। बिना कुछ कहे मैं एक छोटी सी कहानी अब जल्दी से सुना रहा हूं। एक सियार था, भूख लगी, भूख लगने के लिए वो गांव में आया। गांव में उसको कुत्ते दौड़ाए। वो जाकर के एक टब था जो धोबी ने उसमें कपड़ा रंगने के लिए रखा हुआ था, नील, उसमें गिरा और गिरने के बाद वहां से किसी तरह जान बचा करके वो भागा जंगल में। जंगल में अजूबा एक जानवर देखा और जानवर देखने के बाद उसको कहा कि ये तो राजा है, और उसे राजा बना दिया गया। उसने पहला फतवा जारी किया कि जंगल में जितने भी सियार है सूर्यास्त के पहले जंगल खाली कर दे, और नहीं तो जो हिंसक पशु हैं, बाघ, शेर जितने हैं, चीता, ये लोग उनको देखते ही मार डाले। आज की स्थिति जो आपने कहा नेपथ्य वाली नहीं, रंगे सियार वाली है। और हमारा यदि समाज आज पीड़ित है तो उस विचार के चलते पीड़ित है कि जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्हें भय नहीं है अपने लोगों के लिए, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए डीडी त्रिपाठी को पीड़ा है। और हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग, मैं गर्व के साथ आज बताऊं कि आज ये संगठन का मैं अध्यक्ष बनने के बाद, आज 15 दिन अध्यक्ष बने हुआ है, मैंने 17 स्टेट के प्रेसिडेंट की घोषणा कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों में जागरूकता है। तो क्या 5 पॉइंट है जिसको फोकस करके आगे का रणनीति तैयार किया जा रहा है? पहला नंबर है कि हम अपने लोगों के विषय में, जो आज वो हनुमान की तरह हैं, सोए हुए हैं, मैं या मेरी पूरी टीम जामवंत की तरह उनके ताकत का एहसास कराएगी, पहली बात। दूसरी बात, हम अभी तक सफलता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि 2018 के संघर्ष का परिणाम है कि आज बिहार सरकार सवर्ण आयोग का, एक सक्षम सवर्ण आयोग का गठन करने को मजबूर हुई है, क्योंकि उसको हमारी ताकत का एहसास हो रहा है। तीसरा हमारा है कि अभी आपको पता होना चाहिए कि सवर्ण महासंघ फाउंडेशन 2020 से ही 21 से हम जिस तरह से आकाश वगैरह जो संस्थान है, उसी तरह से हम अपने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। और हमारा ये इंस्टीट्यूशन अभिभावक, सवर्ण बच्चों का अभिभावक के नाम से चलता है। पांचवा अंतिम है कि हम राजनीतिक रूप से, हमने पहले भी कहा था कि हम आंदोलनात्मक भी होंगे, और आंदोलनात्मक होने के पहले पूरी तैयारी की जरूरत होती है। हम एक अलख जगा रहे हैं, और जिस दिन अलख जग गया, यदि हमारी बातें नहीं सुनी गई, हमारा
अंतिम यही शब्द होगा कि जो सवर्ण हित की बात करेगा उसे ही सवर्ण समाज मतदान करेगा। दहेज प्रथा स्वर्ण समाज से हटाने के लिए आप अपनी समाज के लोगों से क्या अपील करना और चाहेंगे? मैं 91 में शिमला रेडियो में बैठा हुआ था, और शिमला रेडियो में बैठा हुआ था उस समय भी यही था कि दहेज अभिशाप इसी विषय पर थी, और मैं इसके पक्ष में बैठा हुआ था। आपको आश्चर्य होगा, मैंने कहा था कि हमारे सवर्ण समाज में दहेज शब्द था ही नहीं। तिलकोत्सव होता था, और तिलकोत्सव होता था, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यदि सांस्कृतिक रूप से हम अपने लोगों को जागृत कर दें तो एक गीत में, ऐसे मेरा गला नहीं है, गाना नहीं गाता, ढोलक भले बजा लेता हूं, कहा जाता है कि कुर्सी पर बैठल एक कमौन बाबा झनकी पटकी करे, मोरो बाबू पढ़ल पंडितवा तिलक बारा थोर बारे, और ठग लिया लड़का हमारा रे समधी बेईमाना, पहले करार किया सोने का सिकड़ी, अब पीतल का नहीं ठिकाना रे समधी बेईमाना। ये हमारी संस्कृति भी कहती है कि आप क्या देंगे उससे मतलब नहीं है, सोना दिए कि पीतल दिए, हम अपने सामाजिक विरासत को ले सकते हैं। संस्कृति को छीन भिन्न करने के लिए ये डॉरी एक्ट बनाया गया था, जो सीधे सीधे सनातन समाज पर प्रहार था, और प्रहार करने के लिए जब किसी को प्रहार करना हो तो उसको कानूनी जामा पहना दीजिए। आज शादियां जो है पहले सामाजिक होती थी, आज व्यक्तिगत हो गई है। हम अपने लोगों से संवाद बनाएंगे कि आप समाज को लेकर शादी कीजिए, जिस दिन समाज आ जाएगा उस दिन आपको ये सब सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर रानी ठाकुर जी से बात करना चाहेंगे, कितना महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले बच्चे के लिए, महिला के लिए, या स्वर्ण महा फाउंडेशन ऑफ इंडिया जो काम कर रहा है पूरे भारत में? देखिए, महिलाएं बच्चों के लिए इसलिए अच्छा रहेगा कि बच्चे हमारे जो है समाज से बहुत अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण के चलते उन लोग का एडमिशन नहीं हो पाता है, और जो जितने ऊपर सारे सीट है उन लोग ले जाते हैं। और देखिए, हमारे समाज में मतलब निम्न वर्ग से भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, बट उन लोग को क्या होता है कि इतना कम परसेंटेज मतलब में उन लोग ले जाते हैं। अच्छे अच्छे जो होते हैं उन लोग को पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है, और मतलब विद्या में मतलब वंचित रह जाना पड़ता है। फिर जैसे कि समाज में भी हम लोग को उस जितना कि हम लोग हकदार है उस हिसाब से हम लोग को नई दृष्टि से दिया जाता है, देखा जाता है। राजनीतिक में भी हम लोग को कोई सीट नहीं मिलती है, कोई हमारी मतलब आवाज नहीं, मतलब कोई आज तक उठाया है ना कोई, मतलब अब ये संस्था बनी है तो ये आवाज उठाएगी। तो हम ऐसा है कि देखिए, बहुत लोग आज जो आरक्षण ले रहे हैं उन लोग आरक्षण के मतलब है नहीं, उन लोग काफी सक्षम हो गए हैं, लेकिन उन लोग क्योंकि उस कैटेगरी में आ गए तो उन लोग को दिया जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं मतलब होना भी नहीं चाहिए देश में, जो है कि आर्थिक स्थिति देख के दिए, या तो फिर हम लोग को भी समाज में आरक्षण दे, हम लोग को भी राजनीतिक में दे, विद्या में दे, हर चीज में दे, ताकि हम महिलाएं, हम हमारे बच्चे, उन लोग भी इसका मतलब देश में गर्व से आगे चल सके, विद्या हासिल कर सके। तो मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही ये संस्था हम लोग के लिए काम करेगी, और आगे हमें इससे बहुत ही फायदा होगा। सवर्ण महासंघ फाउंडेशन की ओर से आप सभी प्रेस के बंधुओं का पहले मैं स्वागत करता हूं, और ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि सवर्ण महासंघ फाउंडेशन का ये राष्ट्रीय स्तर पर संगठन का दूसरा स्टेज है। पहला स्टेज हम लोग बहुत सफलतापूर्वक जितनी कोशिश की गई उतने सफल हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बहुत कार्य किया है। आईएएस और आईपीएस वरिष्ठ स्तरों पे हमारे बच्चे आगे जाएं, उसके लिए भी बहुत कोशिशें हमने की है और सफलता भी प्राप्त की है। इस समय मैं सवर्ण महासंघ फाउंडेशन का वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। पिछली कमेटी में भी सवर्ण महासंघ फाउंडेशन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, और ये मुझे अवसर मिला है कि मैं सवर्णों के लिए कुछ सेवा कार्य कर सकूं। राष्ट्रीय स्तर पर ये संगठन पिछली बार भी बहुत सशक्त था, इस बार बहुत सशक्त है, और 17 राज्यों में इसका संगठन प्रादेशिक स्तर पर पदाधिकारियों के रूप में, राष्ट्रीय संस्था के पदाधिकारी के रूप में 80% का लगभग सुनिश्चित किया जा चुका है, जो कि हमारे राष्ट्रीय नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री धनुर्धर त्रिपाठी जी के नेतृत्व में चल रहा है, होगा। मैं आशा करता हूं कि हम अपने उद्देश्यों में सफल होंगे, और बहुत सफल होंगे। और मैं स्वयं अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूं कि ये जो आरक्षण रूपी अजगर जो हमारे समाज को निगल रहा है, इसमें प्रभु उन हमारे राष्ट्र को चलाने वालों को सद्बुद्धि दे कि ये जो राष्ट्र को नुकसान हो रहा है इस आरक्षण के चलते, उस पर सोचे
और उस सर्प को किस तरह अजगर को समाप्त किया जा सके, उस पे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उन्हें सद्बुद्धि दे। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।